हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री इन डिटेल में हम आज क्लास 12th का विलियन वाला टॉपिक शुरू करेंगे। डिटेल में पढ़ेंगे इसे और सबसे पहले यही देखना है कि विलियन होता क्या है, विलियन की परिभाषा और उसके बाद में उसके आगे के टॉपिक। विलियन देखो, इसकी परिभाषा की यदि हम बात करें तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है, लेकिन इसमें एक शर्त है, इसीलिए मैंने ये जगह छोड़ दी थी यहाँ पे। दो या दो से अधिक पदार्थों का जो मिश्रण होगा, और कैसा मिश्रण, समांगी मिश्रण, वो कहलाएगा। लेकिन एक शर्त और है इसमें, वो शर्त क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थ जो परस्पर रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हो। तो ऐसे दो पदार्थ या दो से ज़्यादा पदार्थ जो परस्पर रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हो, उनके समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। देखिए, मिश्रण जब दो या दो से अधिक पदार्थों को हम मिला देते हैं, किसी भी अनुपात में मिला देते हैं, तो मिश्रण बनता है। और मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर, और एक होता है विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिश्रण। क्या होते हैं, क्योंकि समांगी मिश्रण है वही हमारा विलियन है, तो समझना पड़ेगा इसे भी। समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन एक समान हो तथा जिसमें केवल एक प्रावस्था हो। ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन एक समान हो तथा जिसमें केवल एक प्रावस्था हो, उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है जल प्लस शर्करा यानी जैसे चीनी। जल और चीनी का जो मिश्रण हम बनाते हैं वो एक समांगी मिश्रण होता है। क्यों होता है समांगी मिश्रण? क्योंकि ये दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, जिसके प्रत्येक भाग का संगठन एक समान हो। इसका क्या मतलब है, यानी जिन दो पदार्थों को हमने मिलाया, जैसे जल और चीनी, ये एक गिलास हमने पानी लिया और इस पानी में हमने एक चम्मच शक्कर घोल दी, शक्कर, और ये है जल। तो जब ये शक्कर इसमें घुल जाती है, तो घुलने के बाद ये जो विलियन बनता है, ये पूरा एक समान दिखाई देता है, एक ही इसकी प्रावस्था होती है। इसमें हम जल और शक्कर को अलग अलग पहचान नहीं सकते हैं, वो एक प्रावस्था हो गई। और इसकी हर बूंद में जल का और शक्कर का जो परसेंटेज है, जो मात्राएं हैं, प्रतिशत मात्राएं हैं, वो हर बूंद में एक समान है। इसे हमने महसूस भी कर सकते हैं। हम देखो, मीठा पानी पीते हैं, कई बार पानी में चीनी घोल करके जो मीठा पानी, शक्कर वगैरह, शिकंजी वगैरह बनाते हैं, या मीठा पानी बना लिया केवल हम जल और शक्कर को मिला करके। तो एक गिलास जो हम मीठा पानी पीते हैं, शक्कर जिसमें अच्छी तरह से घुली हुई है, अलग से दिख नहीं रही है, घुलने के बाद जब हम उसे पीते हैं तो उसके हर घूंट में हमको मीठापन एक जैसा आता है, एक जैसा मीठापन आता है। वह क्यों आता है? क्योंकि उसके हर घूंट में जल और शक्कर की जो प्रतिशत मात्राएं हैं, जो संगठन है, वो संगठन एक समान है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। तो ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन एक समान हो और जिसमें केवल एक प्रावस्था हो, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। समझ आ गया होगा? थोड़ा और क्लियर हो जाएगा जब हम विषमांगी मिश्रण को पढ़ेंगे। देखो, विषमांगी इसके विपरीत, जिसके प्रत्येक भाग का संगठन, ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन एक समान नहीं होता तथा जिसमें एक से
अधिक प्रावस्थाएं होती है तथा जिसमें एक से अधिक प्रावस्थाएं होती है वो विषमांग मिश्रण कहलाता है। उदाहरण हुआ जैसे जल प्लस तेल। एक गिलास जल लेकर के उसमें हम 1 चम्मच तेल डाल दें और उसको अच्छी तरह से मिक्स करें तो हमें तेल की बूंदें अलग दिखाई देगी, तेल की एक लेयर अलग बन जाएगी और जल हमको अलग दिखाई देगा। यानी वो उसकी एक प्रावस्था नहीं होती है, उसमें हमको 2 प्रावस्थाएं दिखती है, जल अलग दिखाई देता है, तेल अलग दिखाई देता है। अर्थात एक प्रावस्था नहीं है, एक से ज़्यादा प्रावस्थाएं, 2 प्रावस्थाएं हैं। और संगठन भी एक समान नहीं है। हम उसको अच्छी तरह से घोल दें, उसके बाद में 1 गिलास में हमने 1 चम्मच तेल डाला है, उसके बाद इसको यदि छोटे हम कांच के गिलासों में भरें 2-3 में, तो इन दोनों तीनों में डालने के बाद हम देखेंगे किसी में तेल की मात्रा ज़्यादा है और किसी में तेल की मात्रा कम है। कहीं पर तेल का परसेंटेज ज़्यादा है, पानी का कम है, और कहीं पर पानी का परसेंटेज ज़्यादा है, तेल का कम है। अर्थात इसके प्रत्येक भाग का संगठन एक समान नहीं है। तो ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन एक समान नहीं हो और जिसमें एक से अधिक प्रावस्थाएं हो वो विषमांगी मिश्रण होता है। और विषमांगी मिश्रण को विलयन नहीं कहते हैं। देखिए विलयन क्या है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण विलयन है। लेकिन मिश्रण 2 प्रकार का होता है, समांगी और विषमांगी। उसमें से जो विषमांग मिश्रण है वो विलयन नहीं कहलाता है। कौन सा मिश्रण विलयन कहलाता है? समांगी मिश्रण। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। समांगी मिश्रण माने कि प्रत्येक भाग का संगठन एक समान हो और एक प्रावस्था हो। अब दूसरी बात करते हैं कि परिभाषा में हमने ब्रैकेट में एक शर्त भी लिखी है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ हैं, लेकिन वो पदार्थ ऐसे होने चाहिए जो परस्पर रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हों। रासायनिक अभिक्रिया नहीं करने चाहिए, रासायनिक अभिक्रिया करने वाले नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जब भी होती है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद बनते हैं। जैसे मान लो पदार्थ A + B में कोई क्रिया हुई, रासायनिक अभिक्रिया हुई, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई नया यौगिक C बनेगा, A भी बनेगा, नया यौगिक बनता है, नया उत्पाद बनता है। और जो नया यौगिक बनता है उसके गुण उसके अवयवी पदार्थों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। उदाहरण जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जब हम क्रिया कराते हैं तो उससे जल बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की क्रिया से जल बनता है। 2H2 + O2 = 2H2O। ये संतुलन कर दिया लो। ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, दोनों गैसों को मिलाया, मिलाने पर यदि रासायनिक अभिक्रिया हुई तो उससे जल का निर्माण हुआ। अब इस जल के जो रासायनिक गुण हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल भिन्न है। अर्थात जल में उसके अवयवी तत्वों के, अवयवी पदार्थों के गुण नहीं होते हैं। कैसे? देखो, आप जानते होंगे कि हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है और ऑक्सीजन जलाने में सहायक है। जलाने को कहते हैं दहन, दहन में सहायक है। यानी कोई भी चीज़ जब जलती है तो उसके लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक है। तो हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, ऑक्सीजन जलाने में सहायक गैस है, और दोनों के कॉम्बिनेशन से बना, दोनों की रासायनिक अभिक्रिया से बना जल बुझाने में सहायक है। तो ये ज्वलनशील, ये जलाने वाली और ये बुझाने वाला। अर्थात जब रासायनिक अभिक्रिया से यौगिक का निर्माण होता है तो यौगिक के गुण उसके अवयवी पदार्थों से या अवयवी तत्वों से भिन्न होते हैं। जबकि मिश्रण में ऐसा नहीं होता। जब कभी भी हम 2 पदार्थों को मिलाएंगे और मिलाने से जब उनका मिश्रण बनेगा, उस मिश्रण में उसके दोनों पदार्थों के अवयवों के गुण होंगे। जैसे हमने जल और चीनी को मिलाया, मिलाने पर जो मिश्रण बना मीठा पानी, उसमें मिठास होती है, अर्थात चीनी के गुण उसमें उपस्थित हैं और पानी तो उसमें दिख है ही, है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया से नया यौगिक बन जाता है, वो मिश्रण नहीं बनता, वो यौगिक बनता है। और मिश्रण और यौगिक में अंतर भी पढ़ा होगा आपने। मिश्रण और यौगिक में अंतर क्या है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने पर मिश्रण बनता है। इसमें जो इन 2 या 2 से अधिक पदार्थों को हम मिलाते हैं उन्हें किसी भी अनुपात में मिलाया जा सकता है। लेकिन यौगिक जो बनता है जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों की रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यौगिक बनता है। यहाँ पर इनमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। मिश्रण बनाने के लिए जब हम 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलाते हैं तो उनमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, उन्हें किसी भी अनुपात में मिलाया जा सकता है। जबकि यौगिक बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलाया जाता है तो उनमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। और वो दोनों, जिन 2 या 2 से अधिक पदार्थों को हम मिला रहे हैं, वो एक निश्चित अनुपात में ही रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। द्रव्यमान अनुसार उनका एक निश्चित अनुपात रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है।
दूसरा, मिश्रण में जिन दो पदार्थों को हमने मिलाया है, मिश्रण में उन दोनों पदार्थों के गुण मौजूद रहते हैं, जबकि यौगिक बनाने के लिए जिन दो पदार्थों को हम मिलाते हैं, यौगिक बनने के बाद वो पदार्थ अपनी पहचान खो देते हैं, उनके गुण नष्ट हो जाते हैं, नया यौगिक बनता है जिसके नए गुण होते हैं। तो ये मिश्रण और यौगिक का अंतर है। विलयन वाला हम पाठ पढ़ रहे हैं। विलयन की परिभाषा अब आपको समझ आ गई होगी। पूरी परिभाषा ये है, दो या दो से अधिक पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो परस्पर रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ये बात हुई विलयन की। अब देखिए, जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला रहे हैं, मिला करके विलयन बना रहे हैं, जिन पदार्थों को मिलाकर के विलयन बनाया जाता है उन पदार्थों को कहते हैं हम विलयन के अवयव। जिन पदार्थों को हम मिला रहे हैं उन्हें कहा जाता है विलयन के अवयव। और अवयवों की संख्या के आधार पर विलयन को नाम दिए गए हैं। जैसे यदि हम केवल दो पदार्थों को मिलाकर के विलयन बनाएं, केवल दो पदार्थ, यानी ऐसा विलयन जिसके केवल दो अवयव हों, दो पदार्थ मिलाए, जितने पदार्थों को मिलाया वो उसके अवयव कहलाए। तो ऐसा अवयव, ऐसा विलयन जिसके दो अवयव हो, उसे कहा जाता है द्विअंगी विलयन। उसे कहा जाता है द्विअंगी विलयन। ऐसा विलयन जिसमें तीन अवयव हों, तीन पदार्थों को आपस में मिला दें और मिलाने के बाद उनका यदि समांगी मिश्रण बनता है तो वो विलयन होगा, और उस विलयन को कहा जाएगा त्रिअंगी विलयन। और इसी प्रकार से हम बहुत सारे अवयवों, पदार्थों को मिला करके यदि विलयन बनाएं तो उसमें बहुत सारे अवयव हो जाएंगे, जिसे कहा जाता है बहुअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन, चतुरंगी विलयन, पंचअंगी विलयन, बहुअंगी विलयन, यानी पदार्थों की संख्या के आधार पर। हमारे कोर्स में हम द्विअंगी विलयन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। द्विअंगी विलयन, देखो इन अवयवों को मोटे तौर पर, कोई भी जो विलयन है, विलयन में मुख्य रूप से दो अवयव होते हैं। पदार्थ चाहे कितने भी घोल दो, लेकिन मुख्य रूप से दो अवयव होते हैं। कौन से दो अवयव? एक होता है विलायक, जिसमें किसी पदार्थ को घोलते हैं, ये पढ़ा होगा आपने, और दूसरा होता है विलेय, जिसको घोलते हैं। लेकिन सही परिभाषा इनकी ये नहीं है, जिसमें घोलते हैं, जिसको घोलते हैं, ये सही परिभाषा नहीं है। सही परिभाषा क्या है वो अभी हम देखेंगे। विलायक जिसको सोलवेंट कहते हैं, और विलेय जिसको अंग्रेजी में सोल्यूट कहते हैं। मुख्य रूप से दो अवयव हैं। जैसे अब कहेंगे सर आपने तो तीन अवयव भी बताए, तीन अवयव होंगे तो भी मुख्य रूप से दो अवयव हुए, विलायक और विलेय के आधार पर। कैसे? मान लो तीन अवयव, अब तीन में से कोई एक तो होगा विलायक, और जो शेष दो अवयव हैं जिसमें घोल रहे हैं वो विलायक, और जिन दो को घोल रहे हैं वो कहलाएंगे विलेय। हालांकि अभी इनकी सही परिभाषा हम यहाँ देखेंगे कि विलायक कौन सा होता है, विलेय कौन सा होता है। मान लो किसी विलयन में चार पदार्थ मिलाए, अपन ने चार पदार्थ मिला करके विलयन बनाया, तो चार पदार्थों में से एक तो हो जाएगा विलायक, और जो शेष तीन पदार्थ हैं वो होंगे विलेय। तो समझ आ गया होगा कि मुख्य रूप से दो ही अवयव हैं, विलायक और विलेय। अपनी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यदि हम देखें, बोर्ड के अकॉर्डिंग यदि हम देखें, तो विलायक वह अवयव होता है जिसकी विलयन में अधिक मात्रा होती है। जो विलयन में अधिक मात्रा में, मुख्य मात्रा में उपस्थित होता है वो विलायक कहलाता है, और जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है वो विलेय कहलाता है। यानी विलयन में मुख्य रूप से दो अवयव हैं, अधिक मात्रा वाला अवयव विलायक और कम मात्रा वाला अवयव विलेय। जैसे कि हम शरबत बनाते हैं, शरबत में क्या किया अपन ने? एक गिलास पानी लिया, जल, उसको मीठा करने के लिए उसमें चीनी घोल दी, और उसमें शरबत घोल दिया, वो जो रूह अफ़ज़ा शरबत, गुलाब शरबत घोल दिया, और उसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दिया, मान लो नमक। चार चीजें मिला दी, इन चारों का समांगी मिश्रण बन गया, अर्थात विलयन बन गया। अब इस विलयन में ये जो पानी है, जो सबसे अधिक मात्रा में है, सबसे अधिक मात्रा में पानी है, जल है, ये तो होगा विलायक, और बचे हुए जो तीन हैं वो होंगे विलेय।
तो मुख्य रूप से दो ही अवयव हुए, विलायक और विलेय। अधिक मात्रा वाला अवयव विलायक और कम मात्रा वाला अवयव विलेय। लेकिन यहाँ पर भी कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे मान लो चाशनी बनाई, चाशनी बनाना भी आपने कभी देखा हो, सीखा हो, यूट्यूब पे सीखा हो, कोई मिठाई बना रहे हो, रसगुल्ला वगैरह, उसके लिए चाशनी इत्यादि आपने देखा हो। तो चाशनी बनाने के लिए एक रेसिपी ये होती है कि जितनी चीनी ले रहे हो उससे आधा पानी लेते हैं। जैसे मान लो 2 कटोरी ली चीनी, 2 कटोरी चीनी शर्करा, और तो उसमें हम 1 कटोरी पानी मिला देंगे। 2 कटोरी चीनी में 1 कटोरी पानी मिला दिया। मिला करके क्या किया, गर्म किया। गर्म करते जाएंगे, अच्छी तरह से घोलेंगे उसको। गर्म करते रहे तो हम देखेंगे कि ये चीनी जो है पानी में घुल जाएगी और हमको एक विलयन प्राप्त होगा। अब यहां पर यदि पूछें कि विलायक कौन है इसमें, विलायक, तो अभी हमने देखा कि अधिक मात्रा वाला अवयव विलायक होता है। यहां पर अधिक मात्रा किसकी है, चीनी की है। तो क्या चीनी विलायक होगी? क्या चीनी में पानी घुला है या पानी में चीनी घुली है? ना तो हम किस में कौन घुला है इससे पहचान सकते हैं। ये भी सही है, लेकिन ये हर वक्त सही नहीं है। तो सिर्फ एक परिभाषा से विलेय और विलायक की पहचान नहीं की जा सकती। इसके लिए 2-4 चीजें हमको देखनी पड़ती है। अधिक मात्रा कम मात्रा से भी कुछ विलयनों में पहचान होती है। कुछ विलयनों में जैसे 2 कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी लिया, चाशनी बनी, विलयन बन गया। यहां पर विलायक कौन है? यहां पर विलायक अभी भी पानी ही है। और विलेय कौन है? विलेय अभी भी चीनी ही है। फिर इस आधार पे यदि मैं कह रहा हूं विलायक पानी है जबकि ज्यादा मात्रा तो चीनी की है, तो ये परिभाषा तो गलत हो गई। यहां किस आधार पे बताया? तो विलायक और विलेय का निर्धारण करने के लिए हमको एक चीज और देखनी पड़ती है। क्या देखनी पड़ती है वो बता। विलायक और विलेय के निर्धारण के लिए हमको एक बात और फॉलो करनी पड़ेगी कि विलयन की जो भौतिक अवस्था है, विलयन की भौतिक अवस्था, विलयन की भौतिक अवस्था ये विलायक का निर्धारण करती है। विलयन की भौतिक अवस्था विलायक का निर्धारण करती है। कैसे निर्धारण करती है? विलयन की जो भौतिक अवस्था है, विलयन की भौतिक अवस्था, इसके समान भौतिक अवस्था वाला अवयव, विलयन, 2 पदार्थों को मिलाया अपन ने, विलेय और विलायक को मिला दिया है। अब उसमें से विलायक पहचानना है। तो विलयन बनने के बाद जो विलयन की जो भौतिक अवस्था आती है उसके समान भौतिक अवस्था वाला अवयव विलायक कहलाएगा। विलयन की भौतिक अवस्था के समान भौतिक अवस्था वाला अवयव विलायक कहलाएगा। जैसे इस उदाहरण में 2 कटोरी चीनी ज्यादा ली हमने, 1 कटोरी पानी कम लिया हमने, लेकिन जब विलयन बना, दोनों घुल करके जब समांगी मिश्रण बनाया, और समांगी मिश्रण बनाना मतलब विलयन बना, तो विलयन कैसा होगा? विलयन की भौतिक अवस्था कैसी होती है? इसके जो विलयन बना इसकी भौतिक अवस्था कैसी होती है? द्रव है। अब देखो चीनी की भौतिक अवस्था कैसी है? चीनी की भौतिक अवस्था होती है ठोस। पानी की भौतिक अवस्था कैसी है? पानी होता है द्रव। विलयन कैसा बना? द्रव बना। विलायक कौन होगा? जिसकी भौतिक अवस्था विलयन के समान है। ये ठोस है, द्रव है, किसकी समान हुई? पानी। चाशनी जो हमने बनाई उसकी भौतिक अवस्था द्रव, और जिन 2 अवयवों से मिलकर के बनाई, चीनी ठोस और पानी द्रव, तो समान भौतिक अवस्था, विलयन के समान भौतिक अवस्था वाला अवयव विलायक होगा। एक उदाहरण से और समझते हैं। देखो विलायक देखना है हमको। देखिए सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम क्या होता है? सोडियम अमलगम इसी तरह होता है जिंक अमलगम। जब किसी धातु को मरकरी, पारा धातु, Hg इसका प्रतीक होता है, मरकरी अंग्रेजी में कहते हैं, या पारा। तो जब किसी धातु को मरकरी या पारे में
मिला देते हैं, उसके साथ उसका विलयन मिश्रण बनाते हैं, तो उसे कहा जाता है अमलगम। सोडियम अमलगम का मतलब सोडियम और साथ में क्या मिला दिया, प्लस मरकरी। अब अपन जानते हैं कि मरकरी एक ऐसी धातु है जो द्रवावस्था में पाई जाती है, एकमात्र धातु जो सामान्य ताप पर द्रवावस्था में होती है। और सोडियम होता है ठोस, सोडियम धातु ठोस, मरकरी द्रव। दोनों को मिला करके विलयन बना, क्योंकि दोनों का मिश्रण समांगी मिश्रण बना, और समांगी मिश्रण जब होता है तो उसे विलयन कहते हैं। तो विलयन जो बना उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम। अब ये पूछा जाए कि इन दोनों में से बताओ विलायक कौन है, इन दोनों में से बताओ विलायक कौन है और विलेय कौन है। तो हमने कहा कि विलयन की जो भौतिक अवस्था है उसके समान भौतिक अवस्था वाला अवयव विलायक होगा, विलयन की भौतिक अवस्था के समान भौतिक अवस्था वाला अवयव विलायक होगा। तो ये सोडियम अमलगम की भौतिक अवस्था कैसी होती है, देखिए जो अमलगम बनता है वो पेस्ट जैसा ठोस पदार्थ होता है, जैसे टूथपेस्ट नहीं होती उस तरह का, तो उसे हम क्या कहेंगे, ठोस। सोडियम अमलगम कैसा है, ठोस। अब ठोस कौन सा अवयव है इसमें से, सोडियम। ठोस कौन है, सोडियम। तो ये तो हो गया विलायक, सोडियम हो गया विलायक और मरकरी हो गई विलेय। जबकि लगता ऐसे है कि मरकरी द्रव है तो द्रव में ठोस पदार्थ घुल रहा होगा, मरकरी में यानी द्रव में सोडियम घुल रहा होगा, ठोस घुल रहा होगा, जब ऐसा नहीं है, यहाँ पर उल्टा है, ठोस में कौन घुल रहा है, मरकरी घुल रही है। तो विलेय और विलायक का निर्धारण समझ आया। जब जिन दो पदार्थों को मिलाकर के आप बना रहे हो उनकी यदि भौतिक अवस्था अलग अलग हैं तो हम विलायक का निर्धारण कैसे करेंगे, विलयन की जो भौतिक अवस्था है उसके समान भौतिक अवस्था वाला अवयव विलायक होगा। अब फिर एक कंफ्यूजन हो जाएगा कि यदि जिन दो पदार्थों को मिलाकर के हम विलयन बना रहे हैं उन दोनों की भौतिक अवस्था समान हुई तो कैसे निर्धारण करेंगे। देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए जैसे जल प्लस एल्कोहल, जल प्लस एल्कोहल, जल H2O द्रव होता है, एल्कोहल जैसे इथाइल एल्कोहल C2H5OH द्रव होता है। दोनों को मिलाया मिश्रण बनाया और मिश्रण से विलयन बना, उस विलयन को क्या, एल्कोहल का जलीय विलयन कहलाता है, वो एल्कोहल का जलीय विलयन। अब इसमें पूछें कि भाई विलेय कौन और विलायक कौन है, तो हम कहें कि इसको अधिक मात्रा में मिलाया, जल अधिक मात्रा में है और एल्कोहल कम मात्रा में है, तो पूछ लें विलेय और विलायक बताओ, आसान से आप बता दोगे ये अधिक मात्रा में है तो ये विलायक है और ये कम मात्रा में है तो ये विलेय है, विलेय है। अब हम उल्टा कर दें, जल को लिया है हमने कम मात्रा और एल्कोहल को लिया है हमने अधिक मात्रा में, उल्टा कर दिया। अब पूछें आप विलेय और विलायक बताओ, तो अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो ऐसा लगेगा ये विलायक हो गया ये विलेय हो गया, नहीं, अभी भी जल ही विलायक है चाहे कम मात्रा में हो, ये विलायक और ये विलेय। देखो ये जो अधिक और कम मात्रा की हम बात कर रहे हैं इनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए मात्राओं में, थोड़ा बहुत जो अंतर होता है उसकी हम बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए कि जैसे एक बाल्टी भर के ले लिया और एक हमने छोटा सा कप ले लिया, इतना ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। तो अभी भी जल ही विलायक है। और ये हम कहें कि किस आधार पे, यदि हम पहले अभी दूसरी जो बात मैंने बताई थी कि विलयन की भौतिक अवस्था, तो विलयन जो इनका होता है वो भी द्रव होता है। अब यहाँ तो तीनों की भौतिक अवस्था समान है, विलयन बना वो भी द्रव और जिन दो पदार्थों को जिन दो अवयवों को मिलाया वो भी द्रव, तो भौतिक अवस्था के आधार पर भी नहीं पहचान सकते, भौतिक अवस्था के आधार पर भी ये निर्धारण नहीं किया जा सकता। फिर कैसे निर्धारण किया जाएगा, देखिए यहाँ पर फिर आपको एक बात याद रखनी है, वह अवयव जिसका परावैद्युतांक अलग हो, परावैद्युतांक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अधिक परावैद्युतांक
वाला अवयव विलायक होता है। अधिक परावैद्युतांक वाला अवयव विलायक होता है। जिसका परावैद्युतांक ज्यादा हो वो अवयव विलायक कहलाएगा। जल का आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जल का जो परावैद्युतांक है वो 80 होता है, जो कि अल्कोहल से बहुत ज़्यादा है। जल का परावैद्युतांक 80। ये परावैद्युतांक होता क्या है? देखो, जब हम जल में किसी दूसरे यौगिक को घोलेंगे जल में, तो जल का परावैद्युतांक है 80। तो जैसे हमने इसमें मान लो NaCl घोला, तो NaCl में Na+ होता है, Cl आयनों से बना है, ये आयनिक यौगिक है, तो इनके बीच में आकर्षण है। तो जब हम इसको इसके अंदर डालेंगे, जल में घोलेंगे, तो इनके बीच में जो आकर्षण बल है, इस आकर्षण बल को ये 80 गुना कमजोर कर देता है। 80 गुना कमजोर कर देता है, मतलब इसको अलग अलग करके अपने में घोलने का काम करता है। तो जो घोलता है वो विलायक होता है, जो घोलता है वो विलायक होता है। और कौन घोलेगा? जिसका परावैद्युतांक ज्यादा है, अर्थात जिसका परावैद्युतांक स्थिरांक, परावैद्युतांक का मान ज्यादा होता है, वो विलायक होता है। और जल का परावैद्युतांक बहुत अधिक होने की वजह से ये अधिकतर विलायक का ही काम करता है, और इसी वजह से इसको जल को कहा जाता है सार्वत्रिक विलायक। सार्वत्रिक विलायक मतलब हर चीज को ये घोलने में काम आ जाता है। आयनिक यौगिक को भी घोलता है और ये कुछ सहसंयोजक यौगिकों को भी घोल देता है। सार्वत्रिक विलायक इसीलिए कहा जाता है परावैद्युतांक अधिक होने के कारण। तो ये अल्कोहल और जल में यदि हम देखें तो जल का परावैद्युतांक ज्यादा है, इसलिए जल ही कौन होगा? विलायक। आशा करता हूं कि आपको विलय और विलायक का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। 3 बातें ध्यान रखनी है। नंबर 1, विलायक के लिए, विलायक के लिए आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। विलायक के लिए 3 बातें ध्यान रखनी है। पहली तो वो अधिक मात्रा में है, वह अवयव जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वो विलायक होता है, लेकिन सिर्फ इसी के आधार पर विलायक का निर्धारण नहीं करते। दूसरा, वो विलयन के समान भौतिक अवस्था वाला अवयव, विलयन के समान भौतिक अवस्था वाला अवयव विलायक होता है। और इससे भी यदि निर्धारण नहीं हो रहा है तो तीसरा पॉइंट क्या है? अधिक परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अधिक परावैद्युतांक वाला अवयव, अधिक परावैद्युतांक वाला अवयव विलायक होता है। तो ये हमने विलयन क्या होता है इसे समझा डिटेल में। देखो, हमने नाम रखा है केमिस्ट्री इन डिटेल, तो हम डिटेल में ही पढ़ रहे हैं, जैसा नाम है उसके अनुसार हम कार्य कर रहे हैं। आशा करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, लेकिन वो 2 पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हो, ऐसे पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन होता है। विलयन में मुख्य रूप से 2 अवयव होते हैं, विलेय और विलायक। विलायक वो होगा जो अधिक मात्रा में है, या विलयन की भौतिक अवस्था के समान जिसकी भौतिक अवस्था है, या जिसका परावैद्युतांक अधिक है, वो अवयव विलायक होता है। इन अवयवों की संख्या के आधार पर विलयनों को द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन, चतुरंगी विलयन और बहुअंगी विलयन इस तरह से भी विभाजित किया गया है। एक विलयनों का विभाजन एक और है, वो है विलेय की मात्रा के आधार पर। विलेय की मात्रा के आधार पर विलयनों को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, तनु विलयन, और एक होता है सांद्र विलयन, तनु विलयन और सांद्र विलयन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तनु विलयन और सांद्र विलयन, ये भी हम समझते हैं। देखो, तनु विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलेय बहुत कम मात्रा में हो। तो देखो, जनरली विलेय कम मात्रा में तो रहता ही है, विलायक की तुलना में जनरली कम मात्रा में रहता है विलेय तो, लेकिन ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम हो, बहुत ही कम, नगण्य के बराबर हो, तो उसे हम तनु विलयन कहते हैं। जैसे मान लो ये 1 गिलास पानी, और 1 गिलास पानी में अभी हमने अल्कोहल और जल के मिश्रण का विलयन देखा था, तो 1 गिलास पानी और इसमें केवल हम 1 बूंद अल्कोहल डाल दें, 1 बूंद अल्कोहल, जरूरी नहीं है कि 2-4 बूंद अल्कोहल डाल दें, और ये जल।
तो देखो जल की तुलना में एल्कोहल की मात्रा बहुत ही कम है, तो ऐसा विलयन तनु विलयन होता है। और सांद्र विलयन, अब इसका उल्टा नहीं कि विलय बहुत ज्यादा, नहीं, जनरली रहता तो विलायक से ही कम है। सांद्र विलयन में विलय की मात्रा विलायक से तो जनरली तो कम ही होती है, लेकिन बहुत कम नहीं, एक सफिशिएंट मात्रा में हो। तो ऐसा विलयन जिसमें विलय अधिक मात्रा में घुला हो, वो कहलाता है सांद्र विलयन। जैसे यदि मात्राओं के अनुसार देखें, जल अपना 200 ml और 200 ml में एल्कोहल यदि हमने 1 ml ही डाला है तो इसे हम तनु विलयन कह सकते हैं। और जल 200 ml और इसमें एल्कोहल डाल दिया हमने 50 ml, 100 ml, 150 ml बराबर मात्रा में ला दिया, तो इसे हम कह देंगे सांद्र विलयन। तो जिसमें विलय बहुत कम मात्रा में हो वो तनु विलयन, और जिसमें एक सफिशिएंट मात्रा में हो, अच्छी खासी मात्रा में हो, वो सांद्र विलयन कहलाता है। इसी तरह विलय की मात्रा के आधार पर और 3 भागों में विलयनों को बांटा गया है। विलय की मात्रा के आधार पर हम विलयनों के प्रकार पढ़ रहे हैं, और 3 भागों में बांटा गया है इसको। एक होता है संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन। एक होता है असंतृप्त विलयन, और एक होता है अति संतृप्त विलयन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। देखिए, हम 1 गिलास पानी लेते हैं और उसमें 1 चम्मच चीनी घोलते हैं, घुल जाती है। दूसरा चम्मच डालते हैं, वो भी घुल जाती है। तीसरा चम्मच डालते हैं, अच्छी तरह मिक्स करते हैं, अब घुलने में थोड़ी कठिनाई आती है, मान लो वो भी घुल गई, ऐसे अंदाजे से बता रहे हैं। चौथा चम्मच डाला, वो हम उसको चम्मच से खूब हिला रहे हैं, लेकिन वो नहीं घुल रही। क्यों? क्योंकि उस 1 गिलास पानी में जल की जितनी मात्रा थी, उस फिक्स मात्रा में जितनी अधिकतम मात्रा में, जल की एक निश्चित मात्रा में जितनी अधिकतम मात्रा में शर्करा या चीनी घुलनी चाहिए थी, वो घुल चुकी उस निश्चित ताप पर। अब और ज़्यादा शर्करा उसमें नहीं घुल रही है। आपको भूख लगी, आपको मान लो 4 चपातियों की भूख लगी, आपने 2 चपाती खा ली, अभी आप और खा सकते हो, 3 खा ली, 4 खा ली, अब आपसे और नहीं खाया जा रहा, तो उस समय क्या कहते हैं? हाँ, आत्मा तृप्त हो गई, पेट भर गया, मतलब आत्मा तृप्त हो गई, आप संतृप्त हो गए। इसी तरह पानी में अब और चीनी नहीं घुल रही है, यानी विलायक में अब और विलय नहीं घुल पा रहा है, तो ऐसा विलयन संतृप्त विलयन। परिभाषा क्या है? ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर या टेम्परेचर को निश्चित रखना है, क्योंकि ताप परिवर्तित होता है तो विलेयता भी परिवर्तित होती है। ताप बढ़ाएंगे तो और विलय घुल जाएगा, जनरली ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है जनरली। तो यदि गर्म करेंगे हम विलयन को तो उसमें और पदार्थ भी घुल सकता है, इसलिए ताप को रखना है निश्चित। ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर विलय अपनी अधिकतम मात्रा में हो और उसमें और अधिक विलय नहीं घुल रहा हो, ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर और अधिक विलय नहीं घुले, यानी कि वो अपनी अधिकतम मात्रा में घुल चुका, उसे कहेंगे संतृप्त विलयन। ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर और अधिक विलय नहीं घुले, अर्थात वो उस निश्चित ताप पर विलायक में अपनी अधिकतम मात्रा में विलय घुल चुका है, अब वो नहीं घुल रहा है, तो वो संतृप्त विलयन कहलाया। और यदि घुल रहा है अभी तक, जैसे आपको 4 चपातियों की भूख थी, आपने 1 ही चपाती खाई, अभी आप और खा सकते हो, तो अभी आप कैसे हो? असंतृप्त। तो ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर, ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर और अधिक विलय घुल सकता हो, और अधिक विलय घुल सके, उसे कहते हैं असंतृप्त विलयन। जिसमें और अधिक विलय नहीं घुल रहा, संतृप्त विलयन। अभी और घुल सकता है, असंतृप्त विलयन। और अधिकतम मात्रा में घुल गया तो संतृप्त। अब अधिकतम से भी अधिकतम,
अब कह रहे हैं कि संतृप्त विलयन बनने के बाद तो विलय ने तो घुलने से मना कर दिया, फिर और ज़्यादा कैसे घुलेगा? कैसे घुलेगा? ताप बढ़ाकर, ताप को वृद्धि कर, या ताप में वृद्धि करके ये जो संतृप्त विलयन है, इस संतृप्त विलयन में और अधिक विलय घोला जा सकता है। ताप में वृद्धि कर संतृप्त विलयन में और अधिक विलय घोला जा सकता है, और जब वो घुल जाएगा तब उस विलयन को, तब उसे कैसा कहते हैं? अति संतृप्त विलयन कहते हैं। विलयन का ताप बढ़ा करके संतृप्त विलयन, जो इसमें कि और अधिक विलय नहीं घुल रहा था, उसको यदि हम गर्म कर दें तो उसमें और विलय घोला जा सकता है। अब वो अपने अधिकतम मात्रा से ज़्यादा घुल गया है, तब उसे कहा जाता है अति संतृप्त विलयन। और ये जो अति संतृप्त विलयन है, ये मित स्थायी होता है, मित स्थायी, मेटास्टेबल। इसका मतलब क्या है? देखो, ये अधिक एक्स्ट्रा जो हमने विलय घोला था वो किस तरह घोला था? ताप में वृद्धि करके। ताप बढ़ा है तो वो घुला। अब धीरे धीरे जब वो विलयन ठंडा पड़ेगा तो ठंडा होने के बाद वो जो एक्स्ट्रा विलय घुला था वो वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगा, अर्थात अविलय अवस्था में आ जाएगा, अर्थात अवक्षेप बन जाएगा उसका। तो इसलिए वो स्थायी रूप से नहीं घुला है, वो कैसा है? मित स्थायी है, मेटा स्टेबल है। जैसे अभी हमने चाशनी का एग्जाम्पल लिया था, 2 कटोरी चीनी 1 कटोरी पानी, गरम किया, गरम करके चीनी उस पानी में घुल गई, चाशनी बन गई, द्रवस्था में आ गई। लेकिन जब वो चाशनी ठंडी होती है 2-4 घंटे बाद में, आप देखते हो उसके ऊपर एक ठोस परत जम जाती है। वो ठोस परत किसकी होती है? चीनी की। कौन सी चीनी की? जो संतृप्त विलयन की तुलना में एक्स्ट्रा घुली हुई थी, जो और अधिक हमने एक्स्ट्रा घोल दी थी। कैसे घोल दी थी? गर्म करके, ताप में वृद्धि करके। वो वापस से अपनी ठोस अवस्था में आ जाती है, अर्थात अवक्षेपित हो जाती है। इसलिए ऐसा विलयन कैसा होता है? मेटास्टेबल होता है। यदि हम किसी आयनिक यौगिक को घोल रहे हैं तो देखो, संतृप्त विलयन 11th क्लास में आपने इक्विलिब्रियम वाले लेसन में पढ़ा होगा, आयनिक गुणनफल और विलेयता गुणनफल। विलेयता गुणनफल को दर्शाते हैं Ksp से, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और आयनिक गुणनफल को दर्शाते हैं Kip से, आयनिक प्रोडक्ट। तो जो संतृप्त विलयन होता है, उस संतृप्त विलयन के लिए Ksp और Kip का मान बराबर होता है, ये ध्यान रखना है। असंतृप्त विलयन होता है, उसके लिए Ksp का मान ज़्यादा होता है Kip से। असंतृप्त विलयन के लिए Ksp का मान Kip से ज़्यादा होता है, और अति संतृप्त विलयन के लिए Ksp का मान Kip से कम होता है, अर्थात Kip का मान, आयनिक गुणनफल का मान विलेयता गुणनफल से अधिक होता है, विलेयता गुणनफल का मान कम होता है। और अपन जानते हैं ये कंडीशन जब बनती है तो इस कंडीशन में अवक्षेपण होता है। उस लेसन में हमने अवक्षेपण के लिए शर्त भी पढ़ी थी, 11वीं में पढ़ी होगी। तो अवक्षेपण की शर्त क्या होती है कि जब Ksp का मान Kip से कम हो, आयनिक गुणनफल का मान ज़्यादा हो, विलेयता गुणनफल का मान कम हो, उस स्थिति में अवक्षेपण होता है। तो अवक्षेपण हो जाएगा, यानी अति संतृप्त विलयन जो हमने बनाया है उसमें जो एक्स्ट्रा घुला हुआ विलेय है वो वापस से अवक्षेपित हो जाएगा। तो ये हमने विलयनों के प्रकार पढ़े। विलयन क्या होता है उसे डिटेल में समझा। विलयन के 2 अवयव मुख्य रूप से विलेय और विलायक कौन से होंगे उनको हमने डिटेल में समझा। विलयन के प्रकार मात्राओं के आधार पर, पदार्थों की संख्या के आधार पर द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन, मात्रा के आधार पर तनु विलयन और सांद्र विलयन, और उसी मात्रा के आधार पर ही संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। अब विलयन के प्रकार हम और पढ़ेंगे, और वो पढ़ेंगे हम भौतिक अवस्था के आधार पर। देखो, विलयन जो शब्द आता है अपने दिमाग में सबसे पहले एक इमेज बनती है कि विलयन द्रव होता होगा। ऐसा जरूरी नहीं है। विलयन किसी भी भौतिक अवस्था में हो सकता है, द्रव भी हो सकता है विलयन ठोस भी हो सकता है, और विलयन गैस अवस्था में भी हो सकता है। हमारी ये जो वायु है, ये वायु भी विलयन का ही एक उदाहरण है। हम जानते हैं वायु में सामान्यतः मुख्य रूप से 2 अवयव, नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%, इन दोनों का मिश्रण है। और ये ध्यान रखना आप कि गैसों का जो मिश्रण होता है वो हमेशा समांगी मिश्रण होता है। गैसों का मिश्रण हमेशा ही समांगी होता है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण है, वायु मिश्रण है 2 गैसों का, यानी समांगी मिश्रण हुआ। और जब ये समांगी मिश्रण है तो ये किसके अंतर्गत आएगा? विलयन के अंतर्गत, यानी वायु भी विलयन का एक उदाहरण है।
इसकी भौतिक अवस्था कैसी है? गैस। अभी एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था सोडियम अमलगम। अमलगम कैसा था? ठोस, तो भौतिक ठोस अवस्था वाला विलयन बन गया। अभी एक और एग्जाम्पल हमने पढ़ा था जल प्लस एल्कोहल या जल प्लस चीनी, जल प्लस चीनी मीठा पानी, उसकी भौतिक अवस्था कैसी थी? द्रव। तो विलयन द्रव अवस्था में भी हो सकता है, ठोस अवस्था में भी हो सकता है और गैस अवस्था में भी हो सकता है। इसको हम द्रव्य विलयन, ठोस विलयन और गैसीय विलयन, इनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।